विद्यार्थियों। आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं खंडित श्रेणी में मानक विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाले कालखंड में हमने व्यक्तिगत श्रेणी में कल्पित माध्य विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करना सीखा है। तो आज के कालखंड में हम एक खंडित श्रेणी का प्रश्न लेते हैं और इस खंडित श्रेणी के प्रश्न में कल्पित माध्य विधि द्वारा कैसे प्रमाप विचलन ज्ञात करना है यह हम देखेंगे। तो प्रश्न यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। आपको मालूम है ना, प्रमाप विचलन और मानक विचलन एक ही चीज है। तो प्रश्न में अगर प्रमाप विचलन की जगह मानक विचलन लिखा हो तो हमको विचलित नहीं होना है, ठीक है। तो प्रश्न है, इसमें पद का आकार दिया हुआ है और उनकी आवृत्ति दी है। तो ये श्रेणी कौन सी है, इसकी पहचान हमको पता होनी चाहिए। आपको मालूम है जहां पदमूल्य और आवृत्ति दी होती है तो हम इसको खंडित श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडित श्रेणी का प्रश्न है। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तालिका बना। तालिका में हमने पहले खंड में पद का आकार लिखा जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे खंड में हमने आवृत्ति लिखी जो प्रश्न में दी हुई, ठीक है। अब तीसरे खंड में हमको क्या करना है, कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करना। कल्पित माध्य क्या है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है। माध्य मतलब समांतर माध्य, है ना। किसी श्रेणी से मानक विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका समांतर माध्य निकालते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समांतर माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो वो दशमलव में आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमको वास्तविक माध्य से मानक विचलन ज्ञात करने में कठिनाई होती है, ये विचलन ज्ञात करने में कठिनाई है। तो कल्पित माध्य विधि जो है ये बहुत अच्छी विधि है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो पदमूल्य हैं इन पदमूल्यों में से किसी एक पदमूल्य को हम क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य। हम कल्पना कर लेते हैं कि माध्य क्या है, इनमें से कोई एक संख्या। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, बीच वाली किसी संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आप 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। हम कल्पित माध्य या तो 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। अगर आप 3 लेते हो या 4 लेते हो, दोनों में से आप कोई भी एक कल्पित माध्य लो, प्रश्न के उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, कल्पित माध्य 3 लेते हैं। अब विचलन किसका, पदमूल्य का। ये तो आवृत्ति है ना। तो हम पदमूल्य का विचलन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए पद का आकार है 1 और कल्पित माध्य कितना है, 3। तो ये पदमूल्य 3 से कितना कम है, 2 कम है, इसलिए हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे और ऋण 2 इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अगला पद मूल्य है 2, ये 3 से कितना कम है, 1 कम है। तो हम यहाँ पर ऋण 1 लिखेंगे। 3 से 3 का विचलन 0, कोई अंतर नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ 0, विचलन आएगा 0। 4 से विचलन क्या होगा, 1 और धन 1 होगा। ये कैसा होगा, धन 1। 5 से 3 का विचलन कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, धन 2। और 6 से विचलन कितना होगा, 3। तो धन और ना भी लगाते तो भी ये संख्याएं धनात्मक हैं। अब आपको क्या करना है, FDX ज्ञात करना है। FDX क्या है, F यानी आवृत्ति और DX क्या हो गया, विचलन हो गया। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो विचलन आया है विचलन का आवृत्ति से गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 31 में, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। चूंकि ये ऋणात्मक है तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा, ठीक है। इसी तरह ऋण 1 का 37 से गुणा, 37 एकम 37, तो 37 और चूंकि ये ऋण है इसलिए ऋण 37। 33 का 0 से गुणा होगा तो 0। 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो गुणनफल 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 30 का गुणा 1 से होगा, 30 एकम 30, धनात्मक होगा। 2 का 35 से गुणा होगा तो 35 दूनी 70, ये भी धनात्मक होगा। और 3 का यहाँ 34 से गुणा होगा तो 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये भी कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, FDX का योग करना है। FDX का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो इनका योग कर दें। अब योग करने के लिए आपको ऋण ऋण वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है, धन धन वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है।
तो ऋण ऋण वाली संख्याओं को देख लें आप, 62 और 37, तो 2 और 7 9 और 6 और 3 9, तो ये क्या हो गया ऋण 99। और इनको जोड़ लें तो 0 और ये 2 और 3 और 7 10, 10 का 0 यहाँ से 1 और 1 2, तो 202 धनात्मक है और 99 ऋणात्मक है। जब एक संख्या धन और एक संख्या ऋण हो और दोनों को जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी दिख रही है उसमें से छोटी को घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 202 में से 99 को घटाओ, कितना आ गया ये 103। और ये धन होगा कि ऋण होगा, धन होगा। क्यों धन होगा, क्योंकि यहाँ जो संख्या बड़ी है ना 202, ये धनात्मक संख्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना। तो 202 कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है और धनात्मक संख्या है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर आएगा कितना आएगा 103 धनात्मक आएगा। यानी FDX का मान कितना आ गया है 103। अब FDX वर्ग मतलब DX वर्ग अर्थात यहाँ पर जो विचलन है इन विचलनों का वर्ग करना है और फिर आवृत्ति से गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 का वर्ग क्या है 4, 4 का गुणा आप किससे करोगे 31 से करेंगे, आवृत्ति से करेंगे, ठीक है। तो 4 का गुणा यहाँ पर 31 से किए तो 4 एकम 4 और 4 का गुणा 3 से किए 4 तिया 12, 124, ठीक है। 1 का वर्ग क्या है 1 का गुणा हम किससे करेंगे 37 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 37, ठीक है। यहाँ पर 0 का वर्ग 0 और 0 का गुणा 33 से होगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 1 का वर्ग यहाँ पर 1 होगा और 1 का गुणा 30 में होगा तो 30। यहाँ पर 2 का वर्ग क्या है 4, 4 का गुणा 35 में करना है, तो 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 140, ठीक है। यहाँ पर 3 का वर्ग क्या है 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 का गुणा 34 में करना है, तो 9 चौके 36, 36 के 6 हासिल 3 और 9 दिया 27, 27 और 3 30, कितना आ गया 306। यहाँ पर सारी संख्याएं धनात्मक होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग लिया तो वो धन हो गया, ऋण 2 का वर्ग 4 है ना, 4 का गुणा आप यहाँ करोगे तो ये सारी संख्याएं धनात्मक। अब इनका भी योग करते हैं FDX वर्ग, तो 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 के साथ हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6, तो यहाँ पर FDX पर कितना आ गया 637। अब मानक विचलन निकालने के लिए ये जो सूत्र है इसमें हम मान रख देंगे, छोटा सिग्मा बराबर FDX वर्ग, FDX वर्ग कितना है 637 के बटे n। अरे अब n तो हमने निकाला नहीं, चलिए n कहाँ से आएगा, n के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n कितने हैं बताएं जरा, यहाँ नहीं है, पदमूल्य 1 से 6 तक हैं। n निकालने के लिए आपको आवृत्ति का योग करना है ना, तो जो सिग्मा f होता है ना ये n होता है, यानी आवृत्ति का आप योग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि n कितना है। तो इन सब का योग कर दें तो 1 और 7 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, तो n का मान कितना आ गया 200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n का मान 200 ऋण। अब सिग्मा FDX, तो सिग्मा FDX कितना आया है 103 के बटे n और इस पूरे का वर्ग 637 के बटे 200। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 103 का भी वर्ग करना है और 200 का भी वर्ग करना है। 103 में 103 का गुणा कर दोगे और 200 में 200 का गुणा कर दोगे, ठीक है। 10,609 के बटे
40,000। तो यहाँ पर हमने 103 का वर्ग 10,609 लिख दिया और 200 का वर्ग कितना है 40,000 ये लिख दिया। अब दोनों में आप ये देखें कि हर जो है यहाँ 200 है और यहाँ कितना है 40,000। तो दोनों को आप कैसे घटाओगे? भिन्नों को घटाने के लिए हमको जो हर होता है उसको एक समान करना होता है। हर एक समान करने के लिए हम उनका लघुत्तम समापवर्ग निकालते हैं, है ना। तो लघुत्तम समापवर्ग 200 और 40,000 का क्या होगा 40,000। दोनों के हर में हमको 40,000 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 का 200 में गुणा किए तब 40,000 आया था, यानी 200 का आप कितने गुना करोगे 200 गुना करोगे, ठीक है। यानी 200 का भाग यहाँ 40,000 में दिए आपने तो 200 बार गया। अब 200 का गुणा आपको अंश में भी करना पड़ेगा ना, भिन्न को समान बनाने के लिए 200 का गुणा आप अंश में भी करोगे। तो आप क्या करोगे 637 में क्या करोगे 200 से गुणा करोगे। एक स्टेप बढ़ जाएगी लेकिन है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर हर पहले से 40,000 है, यहां पर 40,000 है। तो जब हर एक समान है तो अंश में आपको कुछ नहीं करना है। या अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 40,000 का भाग 40,000 में दिए, एक बार गया, एक का गुणा अंश में कर दिए। अब एक का गुणा अंश में करेंगे तो अंश परिवर्तित नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,609, ठीक। और यहाँ पर गुणा करके लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं 637 गुणा 200, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14 के 4, यहाँ से 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 6 12। और चूंकि 200 में 2 शून्य है तो यहाँ पर भी 2 शून्य लगा दीजिए। अपन क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 1,27,400, 1,27,400। अब इसमें से आपको क्या करना है 1,27,400 में से 10,609 घटाना है। तो 10,609 यहीं पर घटा दीजिए। शून्य के माने 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर शून्य की जगह क्या था 10 था, 1 इधर चला गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से शून्य गया 9। यहाँ पर 10 कैसे हुआ था, यहाँ से 1 इधर गया था दहाई में, है ना। तो यहाँ बचा 3, 3 के माने 13, 13 में से 6 घटाए तो 7। तो यहाँ पर क्या बचा 6, 6 में से शून्य घटाए तो 6, ठीक है। और यहाँ पर 2 में से 1 घटाए 1 और यहाँ 1, तो 1,16,791, 1,16,791। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोनों का ही वर्गमूल निकालना है। ये करनी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों का वर्गमूल निकालना। अब भाग वाली विधि से आप ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकाल लोगे, 1,16,791 के बटे 200। बात समझ में आ रही? 40,000 से करनी हटाने के लिए 40,000 का वर्गमूल ले लिए तो 200 आ गया। अब इसके ऊपर से करनी हट गई, करनी कहाँ बची सर ऊपर वाली संख्या। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो 1,16,791 है इसका हमने वर्गमूल निकाला भाग विधि से, ठीक है। परीक्षा में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, है ना, तो आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर ये कितना आता है 341.74 के बटे 200, ठीक। अब आपको क्या करना 200 का इसमें भाग करना है, तो देख लें कि ये विभाजित होता है क्या, तो 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि यहाँ इकाई में 4 है। तो 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, इस तरह से ये 100 बार विभाजित हुआ 200 से। ये कितनी बार विभाजित होगा यहाँ देखिए 3 में भाग 2 का कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाए बचा 1, 1 पर ये 4 उतार लिए 14, 2 सत्ते 14 और यहाँ पूरी बार भाग चला है। अब यहाँ क्या शेष बचा 1, 1 में 2 का भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाता यानी शून्य बार जाता है, भाग नास्ते का शून्य, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप लगाओगे दशमलव, दशमलव लगाने के बाद इस 1 पर इस 7 को लीजिए, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 घटाए कितना बचा 1, 1 पर उतारे ये वाला 4, 14, 2 सत्ते 14, तो 170.87 आ गया। लेकिन इसमें आपको 100 का भाग देना ही है,
तो जब आप इसमें 100 का भाग दोगे तो दशमलव का चिन्ह 2 अंक बाईं तरफ आ जाएगा। ठीक है, 170.87 में 100 से भाग करने पर दशमलव का अंक जो है यहाँ से 2 अंक बाईं तरफ आ गया और उत्तर आ गया 1.7087। तो ये क्या है, ये है प्रमाप विचलन 1.7087। ये क्या आ गया आपका आंसर। तो समझ में आया पूरा प्रश्न? इसी तरह के दूसरे प्रमाप विचलन के सवाल बनेंगे कि नहीं? थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है लेकिन हमको आना चाहिए, क्योंकि प्रमाप विचलन ही आपके पाठ्यक्रम में है वर्ष 2021-22 के, तो ये हमसे बनना ही चाहिए। तो विद्यार्थियों, आशा है आज के इस कालखंड से खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना कल्पित माध्य विधि से कैसे करते हैं यह आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।